नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की हमारी क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे हमने इसलिए बनाया कि हम लोग साथ साथ में विधा को भी लेते चले। जैसे मान लीजिए उपन्यास विधा से जितने प्रश्न बने हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लोग कुछ वीडियो के माध्यम से पूरा देख लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि 2 से 3 वीडियो में अभी तक के जितने प्रश्न बने हैं, और इसको बनाने के लिए मैंने सहायता लिया है यूथ पब्लिकेशन की। आपको पता होगी ये बुक बड़ी फेमस बुक है, यूथ पब्लिकेशन की। उसमें लगभग कुल 13,015 प्रश्न हैं। ठीक है, उसके आधार पे मैं इस वीडियो लेक्चर को बना रहा हूँ। ठीक है, और यूथ कंपटीशन टाइम से बहुत से प्रतियोगियों के पास ये बुक निश्चित रूप से होगी। तो अगर आप ये रखे हैं तो साथ साथ पढ़ सकते हैं, नहीं रखे हैं तो आप सुन भी सकते हैं। ठीक, देखिए हमारा जो है, हम लोग पंक्ति से अपनी शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग पंक्ति से शुरुआत करेंगे, आधुनिक काल के किसी भी लेखक की एक पंक्ति। ठीक, आज हम लोग धूमिल पांडे की कविता पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी कविता? कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। मित्रों, इससे एक बार प्रश्न पूछा गया कि नेट में, कि इसमें कुल कितने आदमी की चर्चा की गई है, मतलब धूमिल पांडे की कविता में कितने आदमी की चर्चा की गई है। तो ऐसे मतलब गंभीर प्रश्न कि आप पंक्तियों के एक एक शब्दों पर ध्यान दें, ऐसे भी प्रश्न बन रहे हैं। लेकिन हम बस इतना ध्यान रखें कि यदि पंक्ति आएगी तो हम लोग सुदामा पांडे, धूमिल, अगर विकल्प में है तो हम वो विकल्प लगा के अपना एक प्रश्न सही कर लेंगे। अब देखिए, शुरू होती है आज की महामैराथन क्लास। ठीक है, महामैराथन नहीं कहेंगे लेकिन मैराथन क्लास जरूर कहेंगे इसको, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है ये। अब देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, एकदम शानदार प्रश्न है कि कह क्या रहे हैं कि देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक, पहला विकल्प है नागार्जुन है, कि विवेकी राय है, कि फरेश्वर नाथ रेणु है, कि शिव पूजन सहाय है। देखिए, अब हमारा सही उत्तर क्या होगा? शिव पूजन सहाय है। आइए शिव पूजन सहाय के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। देखिए, शिव पूजन सहाय देखिए प्रेमचंद युग के लेखक थे। किसके थे? प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास थे उसके उपन्यासकार थे। ये बात ध्यान रखनी है। अब एक प्रश्न उठता है कि इनका देहाती दुनिया था कब? यह भी तो अच्छा प्रश्न है। जैसे देखिए, बड़े चर्चित हैं, क्योंकि जो शुरुआत में आंचलिकता का पुट पाया जाता है इन्हीं के उपन्यास में पाया जाता है। ठीक, तो यह कब था? 1926 ईस्वी में था। अब एक प्रश्न यह भी आपके दिमाग में आ रहा है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? तो शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, 89 ईस्वी में। ठीक, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया नाम का उपन्यास किसने लिखा? तो हम लोग तुरंत क्या लगा देंगे? शिव पूजन सहाय। अब देखिए मित्रों, हमारे सामने अगला प्रश्न है। देखिए एक चीज और, शिव पूजन सहाय को भाषा के जादूगर नाम से भी जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, भाषा के जादूगर, भाषा के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। हम्म अब देखिए, ये अच्छा तथ्य है आपके लिए कि भाषा के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो शिव पूजन सहाय को जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, पहले इसकी व्याख्या को देखते हैं तब अगले प्रश्न पे जाते हैं। कह रहे देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। ठीक, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। चलिए ठीक है, गोपाल राय के अनुसार आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, कभी पूछ सकता है कि देहाती दुनिया किसके अनुसार आंचलिक उपन्यास है। ठीक, तो हम लोग गंभीर विद्यार्थी, हम लोग तुरंत बताएंगे कि गोपाल राय के अनुसार है। ठीक, अब देखिए आगे यह कह रहे हैं कि नागार्जुन के उपन्यास हैं। मित्रों, नागार्जुन के उपन्यास इतने महत्वपूर्ण हैं कि जितने प्रेमचंद जी के उपन्यास महत्वपूर्ण हैं उतने ही नागार्जुन जी के उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। ठीक है,
अब देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए, नागार्जुन जी का जन्म, ठीक है, बिहार के थे, ठीक है। किस प्रगतिवादी उपन्यासकार थे, ठीक है, प्रगतिवादी उपन्यासकार थे, प्रेमचंदोत्तर युग में आते हैं, ठीक। अब हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, देखिए इनका रतिनाथ की चाची है, बलशनमा है, नई पौध है, बाबा बटेश्वर नाथ है, वरुण के बेटे हैं, दुख मोचन है, उग्रतारा है, हीरक जयंती है, जमनिया का बाबा, इमृतिया, पारो, गरीबदास, ठीक है। ये इनके उपन्यास हैं। गरीबदास मित्र सबसे अंतिम में है, ठीक। इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये गरीब दास नामक पात्र के माध्यम से जो गांव में, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक है, गरीबों की आर्थिक आधार पे इन्होंने यह उपन्यास लिखा है, उसकी सामाजिक स्थिति को आधार बनाते हुए, ठीक। अब देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये उपन्यास, कह रहे हैं रतिनाथ की चाची, देखिए ये कब आया, 1948 में आया, ठीक है। ये विधवा समस्या पे था। थोड़ी सी विषय वस्तु बस देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बता रहे हैं, विधवा समस्या पर आया। देखिए बलशनमा किस पे आया, देखिए बल किसके पास होता है, बल होता है किसान के पास, हम लोग एकदम आसान शब्दों में कहेंगे कि बल होता है किसान के पास, ठीक। तो ये समझिए किसान समस्या पे है, ठीक है। इसमें क्या है, किसान क्या है, देखिए प्रगतिवादी उपन्यासकार है तो जाहिर सी बात है किसान थोड़ा सा तो संघर्ष करेगा, थोड़ा तो विरोध करेगा, स्पष्ट है। देखिए नई पौध, ये क्या है, जैसे असंगत विवाह होता है ना, उसकी समस्या को आधार बना के लिखा गया। बाबा बटेश्वर नाथ, बा से बाबा, बा से बरगद, देखिए बरगद का एक वृक्ष था, ठीक है, जय कुसुम पात्र था, वो एक मोर्चा बनाता है और बरगद के वृक्ष को काटने का विरोध करता है मित्रों, ठीक। इस उपन्यास में बहुत महत्वपूर्ण, ये देखिए वरुण के बेटे, आपको पता होगा वरुण का अर्थ क्या होता है, जल होता है, ठीक है, जल से संबंध है वरुण का, ठीक। अब देखिए वरुण के बेटे का मतलब क्या है, वरुण के बेटे कौन है, मछुआरे, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि मछुआरे संघ की स्थापना होती है और इसमें एक बड़ा प्रसिद्ध नारा प्रचलित है कि गढ़ पोखर हमारा है, ठीक है। यदि मैं सही हूं तो यही नारा, गढ़ पोखर हमारा है, ये नारा बड़ी प्रसिद्ध नारा है, ठीक है, वरुण के बेटे में है। दुख मोचन, ठीक है, दुख मोचन, उग्र तारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कौन से पात्र हैं, देखिए उगनी पात्र है, ठीक है, और कामेश्वर पात्र हैं, ठीक है, उगनी और कामेश्वर, हीरक जयंती। अब देखिए जमनिया के बाबा, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, जमनिया के बाबा उपन्यास किसका है, तो यह भी किसका है, हाँ, आदरणीय नागार्जुन जी का। अब देखिए इमरतिया हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों, इमरतिया देखिए इसमें क्या है, जमनिया मठ में जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, जमनिया मठ में जो भ्रष्टाचार है उसको आधार बनाकर लिखा गया है ये, ठीक। पारो क्या है, जैसे नहीं लग रहा है पारो छोटी सी लड़की का नाम हो, उसका कर दिया जाए बाल विवाह और बेचारी वो बाल विवाह के कारण जीवन भर संघर्ष झेले, तो ऐसी कहानी पारो में है। और इनका अंतिम गरीबदास है, ठीक है। गरीबदास क्या है, ठीक है, गरीबदास के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गरीबदास पात्र लिया और जो गांव में गरीबों की आर्थिक सामाजिक स्थिति उसको आधार बना के उपन्यास लिख दिया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, अगर नहीं स्पष्ट हुई तो एक बार आप पीछे करके सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें रटाया नहीं, मैं चीजों को बड़ा बारीक बारीक आपको बातें बताकर समझा दिया। कहिए तो फिर से रिवीजन, देखिए रतिनाथ की चाची अगर पूछे तो चाची विधवा हो गई है, ठीक है, विधवा समस्या पे है, ठीक। अब देखिए उसके बाद बलशनमा, बल से आप किसान लीजिए, किसान की समस्या को, ठीक है। नई पौध, असंगत विवाह, ठीक है, बाबा बटेश्वर नाथ, ब से बाबा, अब ब से बरगद, ठीक है, वरुण के बेटे मतलब मछुआ संघ की स्थापना, ठीक। उग्रतारा में क्या है, उगनी और कामेश्वर है, इसमें क्या होता है, उग्रतारा जो है गर्भवती महिला होती है फिर भी जो है कामेश्वर उसे अपना लेता है, ऐसी कहानी है, ठीक। उसके बाद देखिए इमृतिया बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्या है, जमनिया मठ का वर्णन है, जो मठों में जो है पर मठों में जो भ्रष्टाचार फैले हुए हैं उसका पर्दाफाश इसमें हुआ। पारो में क्या है, मान ली पारो एक छोटी सी लड़की है, उसमें उसका जो है बाल विवाह हो जाता है और बेचारी जीवन भर समस्या का सामना करती है, उसका चर्चा है। और गरीब का समझ ही गए, गरीब के माध्यम से गांव की गरीब के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बताया है इन्होंने। अगले प्रश्न पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत शानदार प्रश्न है, एनवीएस टीजीटी में पूछा गया और देखिए पीजीटी में भी प्रश्न आया 2002 में,
ठीक। देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ध्यान से हम लोग चीजों को देखेंगे। कह रहे हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आ गया निगेटिव, आ गया निगेटिव। ठीक है, अब निगेटिव वाले को बाहर निकाल फेंकना है। ठीक, कह रहे हैं आधा गांव राई मासूम रजा। ठीक, दूसरे विकल्प में कह रहा है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, आवा चित्रा मुदगल, जिंदगी नामा मन्नू भंडारी। ठीक, अब आपको कौन सा ऐसा लग रहा है कि जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, कृष्णा शोभती का एक उपन्यास है जिंदगी नामा। ठीक है, जिसपे इन्हें साहित्य अकादमी मिला है और इनके समय संग्रह पर क्या मिला, समय सरगम पर ब्यास सम्मान मिला। तो हमें मिल गया, नेगेटिव मिल गई। कौन, मन्नू भंडारी नहीं है इनका। ठीक, इनका क्या है, इनका महाभोज है, एक इंच मुस्कान है। और मित्रों महाभोज के बारे में एक बात हमेशा याद कर लीजिएगा, ये इनका राजनीतिक उपन्यास है। क्यों, क्योंकि पूछा गया इसलिए हम लोग याद करेंगे। अब देखिए हम लोग व्याख्या पे चलते हैं। ठीक, व्याख्या पे चलते हैं, व्याख्या में कह क्या रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं बड़ा सटीक कह रहे हैं। क्या, कि जिंदगी नामा मन्नू भंडारी का नहीं है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि नहीं है। ठीक, तो किसका है, तो कृष्णा सोबती का है। इस पे साहित्य अकादमी मिला है और ये नेट में भी आपके सम्मिलित है। यह जो उपन्यास है नेट में भी है। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि मन्नू भंडारी की ही नहीं बल्कि कृष्णा सोबती का उपन्यास है। कृष्णा सोबती के अनुप्रयास कौन है, मित्रो मरजानी, सूरजमुखी अधेरे के, दिलो दानी, समय सरगम, आधा गांव, किसका है, राही मासूम रजा का है। किसका है, राही मासूम रजा का। आधा गांव कब था मित्रों, 1966 ईस्वी में था। ठीक है सर, कंफर्म हो गया कि 1966 में आधा गांव था। देखिए राग दरबारी कब है, राग दरबारी 1968 में और उसको साहित्य अकादमी मिला 69 में। ठीक है, यह भी आपके नेट में लगा हुआ है। आवा, आवा 2000 में चित्र बना दी। ठीक है, आप अगर भोजपुरी के क्षेत्र में होंगे तो इस बात को समझ पा रहे होंगे, मेरी भाषा से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। क्या, कि आवा 2000 में चित्र बना दी, मतलब आवा उपन्यास 2000 में है मित्रों, 2000 ईस्वी में है। और इसकी लेखक कौन है, चित्र बना दी मतलब चित्रा मुदगल। देखिए अगर आप गंभीर विद्यार्थी है तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, अगर नहीं है तो भी गंभीर बन जाइए। इसलिए क्योंकि साहित्य को आपको जीना पड़ेगा। इतनी रचनाएं हैं, इतनी रचनाएं हैं, कहाँ तक आप सैद्धांतिक बन के याद करेंगे। नहीं कि मैं प्रोफेसर के रूप में याद करूंगा चीजों को, नहीं। समझिए बात को, विद्वान बनना अलग है, नौकरी लेना अलग है। हमें यह ध्यान रखना है कि आवा 2000 में चित्र बना दी, मतलब क्या, आवा उपन्यास हो गया 2000 में, 2000 ईस्वी में हो गया। और चित्र बना दी मतलब चित्रा मुदगल। अच्छा एक चीज और छूट रहा है कि आवा पर इनको पुरस्कार भी मिला है। आप गंभीर विद्यार्थी हैं तो आपके तुरंत दिमाग के सामने क्लिक किया होगा कि इन पे कौन सा मिला, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान मिला है। ठीक, तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। कब मिला, संभवतः कब मिला इनको व्यास सम्मान, मुझे लगता है 2003 में मिला। ठीक है, कब मिला, 2003 में मिला। एकदम सही कि 2003 में इनको क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है। देखिए अब हमारे सामने अगला प्रश्न है एनवीएस टीजीटी का। बड़ा शानदार प्रश्न हमारे सामने, एकदम गंभीरता से हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को हल भी करेंगे। अब देखिए हमारे सामने प्रश्न क्या है, हमसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है। अगर आपको प्रेमचंद्र के बस उपन्यास पता हो ना, तब भी आप लड़ाई जीत सकते हैं। एक प्रश्न तो उपन्यास में ठीक है मुंशी प्रेमचंद्र से आता ही है, किसी भी रूप में आए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि क्या गोदान अधूरा है, नहीं सर गोदान तो नहीं अधूरा है। क्या सेवा सदन अधूरा है, क्या मंगलसूत्र अधूरा है, या रंगभूमि। देखिए मंगलसूत्र अधूरा है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं मिल जाता है 1948। ठीक है, तो ये अधूरा है। अब देखिए गोदान का प्रकाशन क्या है, 36, सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925। ठीक है, ऐसे जब हम लोग लिखते चलेंगे ना तो हम लोग का रिवीजन भी होगा और हम लोग युद्ध भूमि के, ठीक है, अपना विजय सुनिश्चित करने की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ये जान लीजिए। क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं तो चीजें याद होती हैं। अब देखिए कह क्या रहे हैं, कुछ कह ज्यादा नहीं रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं बड़ा सटीक कह रहे हैं। क्या, देखिए कह रहा है कि मंगल सूत्र प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। ठीक है, स्पष्ट है कि प्रेमचंद का उपन्यास है। अच्छा कहीं कहीं मिलता है कि इसको इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। ठीक है,
अब देखिए, प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, उनके अंदर आदर्श भी और यथार्थ दोनों का समावेश करते हैं। ठीक, गोदान उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया है। सेवा सदन में वेश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। सेवा सदन 1918, इसकी कहानी क्या है कि इसमें जो है वेश्यावृत्ति को आधार बना के लिखा गया। इससे कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है कि इसका उर्दू रूप क्या था। इसका उर्दू रूप क्या था? अगर आप गंभीर विद्यार्थी हो, तुरंत क्लिक कर रहा होगा कि इसका उर्दू रूप क्या था। बता सकते हैं आप लोग उर्दू रूप क्या था? तो इसका उर्दू रूप होगा आपका बाजारे हुस्न। बाजारे हुस्न, ठीक है, बाजारे हुस्न। चलिए, एक प्रश्न और हमारा तैयार हुआ कि इसका उर्दू रूप बाजारे हुस्न न था। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रंग भूमि किस पे लिखा है? रंग भूमि में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण है। और इनका यही एकमात्र उपन्यास है जिसे जला दिया गया, जिसे जला दिया गया। इनका एक कहानी है सोजे वतन, जिसे जब्त कर लिया गया। जब्त किसे किया गया? सोजे वतन को, सोजे वतन को। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे होंगे बातों को आप। ठीक, अब देखिए इसका पात्र पूछा। ठीक है, आपके पीजीटी में भी पात्र पूछ लिया। ठीक है, क्या पूछा? पूछा कि बताइए आप विनय और सोफिया पात्र किसके हैं? तो रंगभूमि के हैं। विनय सोफिया अगर पूछ ले तो रंगभूमि के। सूरदास पात्र एक बार पूछा, किसी अन्य परीक्षा में पूछा, याद नहीं आ रहा मुझे, वो क्या है? वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये चीजें स्पष्ट हुई। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न। हमसे पूछ रहे हैं कि एक सुमेलित नहीं है, मतलब फिर से निगेटिविटी कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न बड़ा अच्छा इसलिए भी हो जाता है, यदि हम लापरवाही कर देते हैं नहीं और है पढ़ने में, तो भी प्रश्न गलत हो जाता है और हम कंपटीशन के क्षेत्र से, ठीक है, दूर हो जाते हैं। जो मेरिट बनती है ना, उससे बड़ा दूर होते जाते हैं। अब देखिए, अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एकदम सही। रैक आख्यान पर, ठीक है, नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का एकदम स्पष्ट है। ठीक, चित्रलेखा पाप पुण्य की समस्या पर भगवती चरण वर्मा, ठीक है, स्पष्ट है। चंद्र हसीनों के खतूत, यहाँ लिख दे रहे हैं चतुर्सेन शास्त्री। क्या मजाक कर रहे हैं सर? यह तो है किसका? उग्र का है, उग्र का है। ठीक है, चंद्र हसीनों के खसूत, ठीक है, ये यौन समस्या पर लिखा गया। क्या है? चंद्र, ठीक है, यौन चेतना के उपन्यास हैं। ठीक है, चंद्र हसीनों के खतूत। अब देखिए, आइए हम लोग कुछ तथ्यों को जानते हैं। क्या कि देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 4 ही उपन्यास लिखा, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हिंदी में 3 कहानियां लिखकर जैसे गुलेरी जी प्रसिद्ध हो गए हैं, उनसे प्रश्न आते ही आते हैं। समझिए बात को, ऐसा किसी का कथन नहीं है, लेकिन समझने के लिए। वैसे देखिए 4 ही उपन्यास लिखे ये। ठीक है, उसका ट्रिक आप ध्यान कर लीजिए। बचपू, क्या? बचपू, इसका अर्थ क्या है? ये क्या आप पढ़ा रहे हैं बचपू? मैं बताता हूँ। कह रहे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक, बाण भट्ट की आत्मकथा कब था? 54 में था। बाण भट्ट की आत्मकथा 46 में था। ठीक है, 46 में था। ये चारूचंद लेख कब था? 1963 में था। यह 73 में था। कौन? पूरनरवा अनामदास का पोता कब था? 1976 में था। तो ये हमारी ट्रिक अगर आपके काम आ जाए तो आप इसे जो है पढ़ सकते हैं आसानी से। अच्छी ट्रिक है। अब देखिए आगे हमारे सामने क्या प्रश्न है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए, कह रहा है कि चंद हसीनों के खतूत चतुर्सेन शास्त्री नहीं, सही सुमेलित नहीं है, बल्कि चंद्र हसीनों के खतीब पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। ठीक है, अब देखिए का उपन्यास है। अन्य उपन्यास व लेखक सुमेलित हैं, जिनके विवरण इस प्रकार है। अब देखिए, चंद्र हसीनों के खतूत। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग सुंदर होते हैं, ठीक है, या होती हैं, तो क्या होता है? बहुत उग्र होती हैं। बहुत उग्र होती हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं समझने के लिए मित्रों, कोई अन्यथा नहीं लेगा। उग्र होती हैं। ठीक, मतलब चंद्र हसीन, हसीनों के खतूत, जो लोग बहुत सुंदर होते हैं वो थोड़े उग्र होते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसका सन कितना है? बचपू लास्ट में है। ठीक है, 1976।
नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का है। चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। ये किस पे आया? पाप पुण्य की समस्या पर आया। किस पे आया? पाप पुण्य की, पाप और पुण्य की समस्या पे ये प्रश्न पूछा है कि पाप पुण्य की समस्या पर कौन सा उपन्यास। ठीक, तो देखिए अब हमारे सामने अगला प्रश्न है। और अब देखिए चित्रलेखा कब है? 1934 में है। ठीक, चित्रलेखा कब है? 1934 में है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, क्या है, कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं ना कि वाह वाह। अब देखिए आ गए देवराज जी, कह रहे हैं हमसे कि ठीक है, आप आए एनवीएस टीजीटी की परीक्षा देने, हमें यह बताइए क्या कि डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है। ठीक, हमसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं विधा बताइए। अब देखिए डायरी शब्द लिखा है, ठीक है, आप तैयारी में लगे हुए हैं, आपने तैयारी को वर्षों दिया है, तो आप इस प्रश्न को सही कर लेंगे। लेकिन जो लोग तैयारी में नए हैं, केवल फॉर्म भर के आते हैं, केवल तुक्का के सहारे आते हैं, तो वो लोग क्या लगाएंगे? सीधे डायरी लगा के चले जाएंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग विकल्प पढ़ रहे हैं, क्या उपन्यास है या डायरी है, आत्मकथा है, कहानी। मित्रों क्या है? उपन्यास है। आइए डॉक्टर देवराज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं देवराज जी जो थे, इनका जन्म हुआ 1917 में। ठीक, इनकी कहानी क्या थी? ठीक है, तो ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे। क्या थे? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे। ठीक है, स्पष्ट हुआ। कुल 4 ही लोग थे मेन। कौन? जैनन कुमार थे, अज्ञेय जी थे, इलाचंद जोशी थे और डॉक्टर देवराज थे। ठीक, इनकी अजय की डायरी 1960 ईस्वी में आती है, उपन्यास के रूप में। और इनका पहला उपन्यास कोई पूछ ले तो पथ की खोज। ठीक है, देव करते हैं पथ की खोज। ठीक, पथ की खोज इनका इनका पहला उपन्यास है। ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इनका पहला उपन्यास है। ठीक, ठीक है, यह स्पष्ट हुआ। देवराज की जन्म 1917 में हुआ, इनकी अजय की डायरी 1960 में है और इनका पहला उपन्यास पथ की खोज है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की। स्पष्ट है, इसमें असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण हुआ है। ठीक है, जैसे कहता ना कि असफल वैवाहिक जीवन का चित्रण है, इसमें क्या है? असफल वैवाहिक जीवन का चित्रण स्पष्ट है। कह रहे हैं इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं? पथ की खोज है, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं, वे और आप, मैं, वे और आप, इन्हीं का है। दोहरी आग की लपट है, दूसरा सूत्र है। ठीक है, और ये 1978 में था। सबसे अंतिम में यह था दूसरा सूत्र, और सबसे पहले क्या था? पथ की खोज था। कब था? 1951 ईस्वी में था। ठीक है, अजय की डायरी 60 में था। ठीक है, इतनी बातों को हम लोग देखें। अब देखिए हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। ठीक, बड़ा शानदार प्रश्न। और मित्रों यह प्रश्न मैं कहूं कि आज तक की परीक्षा में, ठीक है, घुमा फिरा कर अगर 100 से अधिक बार भी पूछे गए तो अतिशयोक्ति ना होगी। ठीक है, कैसे? कह रहा है हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ठीक, देखिए अगर इसमें गहमरी आ जाते तो विवाद स्वाभाविक था। ठीक है, क्योंकि जासूसी शब्द लिख दिए हैं। ठीक, लेकिन मित्रों देखिए, जो हमारे एग्जाम परीक्षा को एग्जामिनर हैं, ठीक है, पेपर सेट करने वाले लोग हैं, कितने समझदार हैं। देखिए कह रहा है कि प्रेमचंद थे, कि नगेंद्र थे, कि देवकीनंद खत्री थे, कि ओम प्रकाश शर्मा थे। तो हमें पता तिलिस्म शब्द, ठीक है, तिलिस्म यारी के प्रवर्तक देवकीनंद खत्री थे। गहमरी जिसमें है नहीं तो विवाद होगा नहीं। आयोग नजदीकी आंसर को मानेगा और नजदीकी आंसर को ही माना। तो और क्या कह दिया कि, क्या कहा कि तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश किसने किया? तो देवकीनंदन खत्री ने किया। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या? पहले व्याख्या देखेंगे हम लोग। ठीक है, कह रहे हैं कि देखिए हिंदी में देवकीनंद खत्री तिलिस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं तथा जासूसी उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। चलिए स्पष्ट है। अब देखिए वही बात, जो प्रश्न में जासूसी तिलिस्मी दोनों दिए है इसलिए असंगत है, लेकिन आयोग ने आंसर माना वही। अब देखिए वरदान उपन्यास। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ना कि प्रेमचंद के एक प्रश्न पेपर आउट होते हैं। पेपर आउट का क्या मतलब है? कि मतलब पूछे ही जाएंगे, चाहे वो विषय वस्तु से हो, या प्रेमचंद को प्रेमचंद उपाधि किसने दी, ठीक है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा। ठीक,
ऐसे भी प्रश्न। अब देखिए कह रहे हैं कि वरदान, क्या कह रहे हैं, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? क्या प्रेमचंद है, भीष्म साहनी, कमलेश्वर है, यशपाल है? ठीक, तो हमें पता है कि 1921 में वरदान इनका है। 21 वरदान वो मांगे थे, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, अब क्या है इसमें, कह रहे हैं कि ये प्रेमचंद का है। अब देखिए अगली बात पे जा रहे हैं, व्याख्या में बता रहे हैं कि वरदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। कौन है? प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? तो प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन है, ठीक है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है, मंगलसूत्र है। देखिए वरदान की मुख्य समस्या क्या थी? तो वरदान प्रेम एवं विवाह की समस्या पर लिखा गया था। ठीक है, वरदान, वरदान ऐसे समझिए, वर का मतलब आप समझ लीजिए क्या, वर का मतलब आप समझ लीजिए दूल्हा। ठीक है, मतलब वही विवाह। ठीक है, विवाह होगा वर का ही दान होगा। ठीक है तो प्रेम विवाह से समझ सकते हैं, समझने की बातें हैं ये सब। अब देखिए कह क्या रहे हैं, अब देखिए हम लोग क्या है, हम लोग साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, तो इसका मतलब क्या, हम लोग गंभीर विद्यार्थी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जितने उपन्यास लिखे हुए हैं उनके नीचे हम लोग, जब इनका उपन्यास आएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न आते हैं, तो लिख लेंगे उनका सन। देखिए 1918, ठीक, प्रेमाश्रम 1922, ठीक, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 26, कायाकल्प। और देखिए कायाकल्प की विशेषता की जानिए, हिंदी में लिखित इनका एकमात्र ही उपन्यास। ठीक, निर्मला क्या है, 27 है, हाँ, प्रतिज्ञा 29 है, गबन 31 है, कर्मभूमि क्या है, 33 है, ठीक, गोदान क्या है, 36 है, मंगलसूत्र कहीं कहीं सब मिलता है, 48 है। ठीक, अब देखिए हमें सामने भीष्म साहनी की बात कर रहे हैं, शानदार, कह रहे हैं कि तमस। ठीक है, आपको पता होगा तमस उपन्यास, ठीक है, नेट में भी लगा हुआ, इसका प्रकाशन वर्ष यदि मैं सही हूं तो 1973 है। 1973 है। अब देखिए ये किस पे लिखा गया है, सांप्रदायिकता पे है, विभाजन पे है ये। ठीक, अब देखिए बसंती, झरोखे, मैया दास की माड़ी, कड़िया, नीलू, नीलिमा, मिलूफर। ठीक, कमलेश्वर के डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, और क्या, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, ठीक है, एक सड़क 57 गलियां, यह भी इन्हीं का उपन्यास है। ठीक, अब देखिए हमारे सामने आ जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा से प्रश्न, हमारे सामने आते हैं वृंदावन लाल वर्मा और उनसे आते हैं उनके प्रश्न। क्या, बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए पहली बात तो यह होता है कि वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। ठीक है, हमसे कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं, बस पूछ रहे हैं प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। क्या दादा कामरेड है, भाग्यवती है, मृगनयनी है, सेवा सदन है? मित्रों इसमें मृगनयनी उपन्यास किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का है। वृंदावन लाल वर्मा के बारे में ये जाना जाए कि जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ठीक है, ऐतिहासिक, वैसे ही यह भी है। ठीक है, लेकिन जो इनका अमरवेल है वह क्या है, वह है सामाजिक उपन्यास। ठीक है, अब देखिए कुछ करना नहीं, और ये अमरवेल परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, अब देखिए वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, तो बता रहे हैं विराटा की पद्मिनी है। ठीक है, विराटा की पद्मिनी है, और क्या है, और हमारे सामने फिर लिख रहे हैं कुंडली चक्र है, अमर बेल है, राखी की लाज है, और मित्रों इनका बड़ा फेमस है झांसी की रानी, अमरवेल, अहिल्याबाई, भुवन भुवन विक्रम भी इन्हीं का है, माधव जी सिंधिया, ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवगढ़ की मुस्कान, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए हमें क्या ध्यान रखना है कि वृंदावन लाल वर्मा का एक उपनाम था। ठीक है, क्या था उपनाम? ठीक है, वाल्टर स्कॉट। ठीक, वाल्टर स्कॉट, इनको उपाधि मिल गई थी। क्यों मिली होगी? क्योंकि यह अभी जो है पाश्चात्य के रहे होंगे, और क्या है, ऐतिहासिक उपन्यासों को लिखे रहे होंगे बहुत। ठीक है, जैसे गमरी जी को आर्थर कानन डायल कहा जाता है, कहा जाता है, आप स्पष्ट है। तो उसी तरह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जो है पश्चिम में वो जो है जासूसी उपन्यास लिख रहे थे, और कहा जाता है कि उनका प्रभाव इन पर पड़ा, तो इनको हिंदी का आर्थर कानन डायल। वैसे ही अगर वाल्टर स्कॉट
पूछ ले आपसे, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, तो आप सीधे लगाइएगा वृंदावन लाल वर्मा। अब देखिए, जो इनका गणकुडार है और विराटा की पद्मिनी है, ठीक है, विराटा की पद्मिनी और गणकुडार, ये किस पे है? ये बुंदेलखंड के जीवन पर लिखा गया। अब दादा कामरेड किसका है? यशपाल का है। यहीं से शुरू करते हैं। दादा कामरेड, फिर क्या है? देशद्रोही, फिर क्या है? दिव्या। हाँ, और मुझे लगता है ये 1939 में था, और देशद्रोही 43 में, दिव्या 45 में, पार्टी कामरेड 46 में, ठीक है, ये इनके उपन्यास थे। भाग्यवती, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। 1977 में इसे प्रथम उपन्यास किसने माना? बस इसी को पकड़ लीजिए, मल्ल लिख लीजिए, विजय शंकर मल्ल, ठीक है, विजय शंकर मल्ल। अब देखिए, सेवा सदन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। इसका उर्दू नाम क्या है? बाजारे हुस्न है। स्पष्ट है। अब देखिए, हमारे सामने अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सूरन किरण की छांव, ठीक है, क्या कह रहे हैं? कि सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यासकार के लेखक हैं, ठीक। हमारे सामने पहला विकल्प क्या है? हमारे सामने पहला विकल्प में कि राजेंद्र अवस्थी हैं, कि शैलेश मटियानी हैं, कि उदय शंकर भट्ट हैं, ठीक, कि देवेंद्र सत्यार्थी हैं मित्रों, ठीक है। एलटी 2018 में मैं देख रहा हूँ कि जीआईसी एलटी में जो उपन्यास से प्रश्न ढेर सारे पूछे गए, ठीक। और उसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि उसमें भी थोड़ा जो नए उपन्यास है ना, उनसे पूछे गए हैं, जैसे जो चर्चित हैं, जो जैसे होता ना कि परंपरागत प्रश्न है, वहां से भी प्रश्न थे, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से डिफरेंट नाम वाले, ठीक, वहां से प्रश्न ज्यादा ढेर सारे पूछे गए। पीजीटी में भी ऐसे, वो सॉरी, जीआईसी लेक्चरर में भी ऐसा है, 17 में, अल्टी 2018 में भी ऐसे प्रश्न है, ठीक। तो हमें क्या ध्यान देना है कि सूरज किरण की छांव राजेंद्र अवस्थी का, किसका है? राजेंद्र अवस्थी, ठीक। सूरज किरण की छांव किसका है? राजेंद्र अवस्थी का है, भूलना नहीं है। फिर से दोहराइए मेरे साथ कि सूरज किरण की छांव नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी, सूरज किरण पे राज, सूरज किरण की छांव पर राज कौन करेगा? राजेंद्र, ठीक है, ऐसे जोड़ सकते हैं कि सूरज किरण की छांव पर राज कौन करेगा? राजेंद्र अवस्थी करेंगे, ठीक। अब देखिए, हमारे सामने इसकी व्याख्या जो है, हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए, बड़े आसान शब्दों में कह रहे हैं कि सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं। इनके अन्य उपन्यास जंगल के फूल हैं, ठीक है सर, जंगल के फूल हैं, बहता हुआ पानी है, ठीक है, और क्या? और बीमार शहर, मछली बाजार। मछली बाजार उपन्यास किसका है? तो राजेंद्र अवस्थी का। जबकि कबूतर खाना, ठीक है, हौलदार, चौथी मुट्ठी, हम्म, और क्या? दो बूंद जल, अर्धकुंभ की यात्रा, शैलेश मटियान। अब बोरबरी से बोरबंदर तक इनका बड़ा चर्चित है मित्रों, बहुत चर्चित है, बोरबरी से बोरबंदर तक, इसको तो आप रख लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि शैलेश मटियानी भी आंचलिक उपन्यासकार हैं, इसलिए देखिए विकल्प में इनको भी दे दिए हैं। और सुनिए, और हमारे ये जो राजेंद्र अवस्थी जी हैं, यह भी आंचलिक हैं, और इनका जो सूरज किरण की छांव है ना, इनका पहला उपन्यास ही था, ठीक है। कब लिखे? 1959 में लिखा है इन्होंने। मतलब देखिए, राही मासूम रजा के बाद हमें एक और आंचलिक उपन्यासकार पता चल गए, ठीक। कौन? कौन? शैलेश मटियानी। अब देखिए, हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न बन गया कि तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ है? क्या एनडीटीवी में हुआ है? क्या आकाशवाणी में हुआ? आकाशवाणी में क्या होता है? केवल आवाज। क्या प्रसारण पूछ रहे हैं? धारावाहिक बना के दूरदर्शन पे ही तो आएगा, दूरदर्शन पे ही तो आएगा, ठीक है। अब किसने बनाया? गोविंद निहलानी के निर्देशन में हुआ, ठीक है। टीवी सीरियल बनाया गया 1988 में, और बहुत लोकप्रिय हुआ। कह रहे हैं ओमपुरी, दिया शाही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं की मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। तमस हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित था। किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य मिला। कब था? 1973 में था, ठीक। अब देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि किसने किससे कहा। अच्छा प्रश्न है। महिलाचल से कह रहे हैं कि किसने किससे कहा।
मैं फिर काम शुरू करूंगा यही इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। वाह। अब देखिए, थोड़ा अगर हम लोग दिमाग में कह रहे हैं कि मैं फिर से काम शुरू करूंगा, ठीक, इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, ठीक, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, और मैं साधना करूंगा, ठीक। अब देखिए, क्या गुसाई साहब ने लक्ष्मी से कहा, प्यारू ने मौसी से कहा, डॉक्टर प्रसाद ने ममता से कहा, तहसीलदार ने कमला से कहा। तो हम लोग चर्चित विकल्प पे जाएंगे। हमको पता है डॉक्टर प्रशांत और कमली, बावन दास, ये सब बड़े फेमस पात्र हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं का हो, लेकिन फिर भी देखिए, जब आपको प्रश्न एकदम नहीं आ रहा है तो चर्चित पे जाएंगे तो शायद शायद सही हो जाए, ठीक। अब देखिए, सही हो गया हम लोग का कि डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा, ममता गई उनके पास, कहा मैं फिर से काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में ममता, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा, ठीक। अब देखिए, ये सारी बातें व्याख्या में पुनः आ गई। फिर देखिए, मैं साधना करूंगा, उक्त कथन किसका है? फरेश्वरनाथ रेणु का है, द्वारा रचित उपन्यास मैलांचल है, ठीक। अब देखिए, हम लोग गंभीर विद्यार्थी, तो हम लोग तुरंत देखिए मैलांचल कब था, ठीक है, तो सर 1954 में था, ठीक। किसका वर्णन है इसमें? पूर्णिया जिले का, पूर्णिया जिला है, मेरीगंज गांव है, ध्यान दीजिएगा, गांव कई बार पूछा, मेरीगंज, ठीक। इनके अन्य उपन्यास कौन है? परति प्रकता है, दीर्घ तपा है, कितने चौराहे हैं, कलंक मुक्ति है, समझ रहे, राम रतन राय इनका पूर है, ठीक। ये सारे उपन्यास हो गए। अब देखिए, अगला उपन्यास, ये प्रश्न बड़ा शानदार है, ठीक। और इसको तो आप एकदम याद कर लीजिए। कह रहे हैं कि मैला आंचल, ठीक। अब मैला आंचल जब दिखे प्रश्न में आपको तो 1954 तो क्लिक करना ही चाहिए, नेट में भी लगा हुआ है ये पार्ट, ठीक है। में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? ठीक है, हमारे सामने प्रश्न, डॉक्टर प्रशांत, भगवान भगत, बाल देव, कालीचरण। देखिए, डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर था, ठीक है, ये तो मतलब डॉक्टर है, सुपारी चबाए, ये तो थोड़ा संभव है नहीं, हालांकि अपवाद स्वरूप लोग हैं, ठीक। लेकिन ये विकल्प तुरंत हो जाते हैं बाहर। अब हमें तीन पे जोर देना है, कालीचरण, बालदेव, भगवान भगत, ठीक है। अब देखिए, इसका सही उत्तर क्या है? भगवान भगत हो गए। व्याख्या पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि मैला आंचल में भगवान भगत पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है। मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बालदेव, कालीचरण, कमली, ममता, बावन दास, लक्ष्मी, राम खिलौन, रामदास, सेवादास, तहसीलदार, वासुदेव, ठीक। तो हमारे सामने यह प्रश्न सही हो गया कि मैला आंचल में अगर कोई पूछ ले सुपारी, सुपारी कौन चबाता है? देखिए, मैला आंचल में अगर आपसे पूछ ले सुपारी, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, सीधे भगवान भगत पे। लेकिन नाम से तो ऐसा लग रहा है कि भगवान भगत है, पूजा पाठ करने वाले हैं, लेकिन उपन्यास है, आंचलिक विशेष उपन्यास है। हमें पता है गांव में जैसे देखिए, जैसा नाम होता है वैसे काम तो बड़ा मुश्किल से होते हैं, ठीक है। जैसे मेरा ही नाम है, मेरे काम वैसे है नहीं, ठीक। तो घर वालों को लगता है गलती से रख दिया, लेकिन ठीक है, उसको सार्थक करने का प्रयास जारी रहेगा हम लोगों का। कह रहे मैला आंचल में कौन सा पात्र सुपारी चबाता रहता है, ठीक। अब देखिए, भगवान भगत, भगवान भगत, यह क्या है? ये मत सोचिएगा ये हमेशा बैठ के पूजा कर रहे हैं, नहीं, ये सुपारी चबा रहे हैं, थोड़ा विपरीत है, आधुनिक युग के है ना, ठीक है। अब देखिए, मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? देखिए, एक बात स्पष्ट हो गई कि असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में मैला आंचल स्पेशल स्पेशल लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, कि मैला आंचल आपको पढ़ के जाना है, ठीक। अब देखिए, क्या पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष को दिखाया गया है? नहीं, ये तो प्रगतिवादी उपन्यास की विशेषता हो गई, आंचलिक की तो होगी नहीं। अकाल और बाढ़ है, ठीक, कि मेरीगंज गांव में यौन शोषण है, ठीक, कि ग्रामीण जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का सफल चित्रण हुआ है। तो सही बात है, अंचल विशेष का ग्रामीण जीवन और अंचल विशेष में जो राजनीतिक घटना हो रही है, जो आर्थिक घटना हो रही है, जो सामाजिक संबंधों का, उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। एकदम शानदार प्रश्न है हमारे सामने। अब देखिए, व्याख्या में बड़े प्रेम से कह रहे हैं क्या, कि मैला आंचल, ठीक,
किसका है? तो रेणु जी का कब था? गंभीर विद्यार्थी 54 तुरंत आप दिमाग में क्लिक हो रहा होगा आपके। ग्रामीण जीवन के घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का सफल चित्रण हुआ है। ठीक। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न सामने आता है कि प्रेमचंद का जन्म। अब देखिए प्रेमचंद कितनी महत्वपूर्ण है मित्रों। बच्चन सिंह ने प्रेमचंद के विषय में क्या कहा, वहां से प्रश्न। प्रेमचंद ने उपन्यास के बारे में क्या कहा, वहां से प्रश्न। ठीक। और सुनिए यह भी प्रश्न कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ। ठीक। कभी उनकी पत्नी का नाम पूछ ले, कभी उनकी पत्नी ने कौन सी आत्मकथा उनके संदर्भ में लिखी, यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक। मतलब ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब देखिए अगर उपन्यास के केंद्र में प्रेमचंद्र जी हैं तो प्रेमचंद्र को हमें ठीक ढंग से पढ़ना होगा। इस बात को हमारे प्रश्न पत्र बता रहे हैं। ठीक। अब देखिए प्रेमचंद्र का जो है, आइए हम लोग आज यहाँ थोड़ी जगह देख ही लेते हैं प्रेमचंद को अच्छे से। देखिए प्रेमचंद की बात आ जाए। ठीक। तो मूल राय धनपत। मूल नाम इनका धनपत ही था। ठीक है। हालांकि धनपत नाम था, अभी चर्चा कर रहे हैं ना जैसे नाम में नाम ऐसा गुड़, ठीक है, वैसा था नहीं। ये बहुत धनी उनी नहीं थे, आर्थिक संकट झेल रहे थे। ठीक। अब देखिए अब प्रेमचंद नाम किसने दिया आपके मन में आता होगा, तो जमाना पत्रिका के संपादक थे दया नारायण निगम ने दिया। ठीक। स्पष्ट है? ठीक है सर स्पष्ट है। कब जन्म हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1880 में हुआ। ठीक है सर स्पष्ट है। मृत्यु कब हुई, वही गोदान के बाद हो गई 1936 में। ठीक है स्पष्ट है सर। देखिए प्रेमचंद के दो स्पेशल कथन हैं। ठीक है वो परीक्षा में पूछे गए हैं और मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको फिर परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रेमचंद लिखते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ठीक है। ये उपन्यास देखिए प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास क्या है, वहां पे केवल क्या बात की जा रही है, ज्ञान की नैतिकता की बात की जा रही है। ठीक है। ठीक है। वहां पे ये बात की जा रही है कैसे ब्रजमोहन आया उनके जीवन में, उनको सुधार के ही चला गया मदन मोहन को। लेकिन जब हम प्रेमचंद युग में आते हैं तो प्रेमचंद कैसी बात करते हैं, वो मानव रहस्य के चरित्रों को खोलते हैं और उसका वर्णन करते हैं और ये स्पष्ट कहते हैं कि यही उपन्यास का मूल तत्व है। मित्रों आगे वह कहते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व दो कौड़ी का है। मतलब अगर रचना से मनोरंजन हो रहा है आपका, ठीक है, तो अब देखिए गोदान को पढ़िए अगर आप सहृदय हैं। सहृदय आप समझ पा रहे हो अगर आप काव्य शास्त्र पढ़ते हैं। सहृदय, ठीक है, आपके अंदर अगर स्थाई भाव है तो गोदान पढ़ के बहुत से लोग रोते हैं। गोदान पढ़ के बहुत से लोग रोते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे प्रोफेसर क्लास में रो देते हैं गोदान को पढ़ के। ठीक। मतलब कितनी मार्मिकता है। ये नहीं कि नैतिक उपदेश दे दिए कि ब्रजमोहन आया और बस मदन मोहन को पीटा समझाया और ये किया और परीक्षा गुरु में जो है, देखिए वहां पे क्या है, वो शैक्षिक उपन्यास है। ठीक है शिक्षा से संबंधित उपन्यास। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे गोदान को पढ़िए आप, कितना जो है भाव भाव उपन्यास है। ठीक है। अगर आप सही रहे रोने लगेंगे बैठ के। तो ये सारी बातें हो गई मित्रों। ठीक। अब देखिए एक प्रश्न बच रहा है इनका कि उपन्यास सम्राट किसने कहा। तो शरद चंद्र उपाध्याय ने कहा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय उपाध्याय, ठीक है चट्टोपाध्याय कहिए तो सही रहेगा, उपाध्याय तो ठीक है। चट्टोपाध्याय मतलब कहाँ के थे शरद चंद्र, जाहिर है कलकत्ता के रहे होंगे। अब देखिए हम लोग तो प्रश्नों को भूल ही गए अपने। देखिए प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ, क्या 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ। ठीक है। ठीक। अब देखिए मतलब उनका आपको डेट भी याद रखना है। अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि क्या 8 अक्टूबर 1880 को पटना के पास लमही ग्राम में हुआ, तो बनारस में था कहाँ, पटना में था। देखिए फंसा रहे हैं आप। अब देखिए मतलब आपको डेट भी याद होना चाहिए कि किस तारीख को पैदा हुए, तब आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। कह रहे हैं कि 3 जुलाई 1881 को प्रयाग के पास लसी नामक ग्राम पे हुआ। देखिए फिर कह रहे हैं कि 31 जुलाई 1980 को कानपुर के पास लमसी नामक ग्राम में हुआ। देखिए अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस ऐसे ही काम चला रहे हैं, तो आप इस प्रश्न को गलत कर देंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि बनारस से दूर लमही नामक ग्राम में हुआ और बनारस से लमही की दूरी 5 मील है, ऐसा 4 मील है। ठीक है 4 मील दूर है। ठीक है। प्रेमचंद का यह उपन्यास, ठीक है, अब हमारा पहला उत्तर सही हो गया कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, 31 जुलाई को हुआ। ठीक है
31 जुलाई को हुआ, 1880 में हुआ, ठीक। कब, कहाँ है? बनारस से 4 मील दूर एक लमही नामक ग्राम में था, ठीक। इनके बचपन का नाम धनपत राय था, ठीक। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब गंभीर विद्या तुरंत लिखेंगे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपाधि दी। अब देखिए, सेवा सदन 18 में, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम साथ में बोलिए, 22 में, रंगभूमि साथ में बोलिए, 25 में, कायाकल्प 26 में, निर्मला 27 में, गबन 31 में, कर्मभूमि 33 में, गोदान 36 में, मंगलसूत्र 48 में, ठीक। अब देखिए, एक तो ये प्रश्न बन गया कि बनारस से 4 मील दूर इनका लमही ग्राम था। देखिए मित्रों, एक बार नेट में आया प्रश्न कि गोदान उपन्यास में 2 गांव का वर्णन है, ठीक है, बेलारी और सिमरी। इसको देखिएगा, ये मैं आपको बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात, छोटी छोटी लगन मोटी बात है, ठीक। सिमरी, कभी तो ये पूछ सकता है कि बेलारी गांव से संबंध किसका है, तो देखिए किसका, होरी बेलारी गांव में ही रहता था। देखिए बेलारी को बेगारी से समझिए, होरी बेगारी तो करता था खेतों में, उतना लगान ये वो, बेचारा एकदम अंतिम तक, मरते दम तक जो है कर्ज ने उसका साथ नहीं छोड़ा, ठीक। अब देखिए सेमरी के थे राय साहब अमरपाल सिंह। इन दोनों गांव की बीच की दूरी एक बार पूछ लिया, 5 मील दूरी थी, ठीक है, 5 मील दूरी थी, ठीक। अब देखिए ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। अच्छा, एक बात और स्पष्ट हो रही कि छत्तीसगढ़ में सिलेबस में तमस भी है, मैला आंचल भी है और गोदान भी है। मतलब नेट वाले जितने पाठ्यक्रम में है वह इसमें भी है। अब देखिए छत्तीसगढ़ का फिर प्रश्न, ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न, एकदम गंभीर विद्यार्थी इस प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहे हैं कि गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा। मतलब एक गोदान उपन्यास है, हाँ सर है, लेकिन अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा। और यही वाक्य ना पढ़ के लोग मतलब रोते हैं, दिल से रोते हैं, और ये वाक्य बहुत चर्चित है। और देखिए प्रश्न भी यहाँ से आ गए, ठीक। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न को। कह रहे हैं कि महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, क्या यह कहा। पंडित जी घर में फूटी कौड़ी नहीं है, गरु गाय भी नहीं है, बस ये पैसे हैं, इसी को गोदान समझो, ठीक। भैया मेरी लाज रखो, भगवान ने हमारी नहीं सुनी, गाय गरु तो है नहीं, इतने पैसे को ही गोदान समझो, ठीक। मालिक भगवान ने हमें कर्ज में ही रखा, जीवन भर गाय को तरसते रहे, अब अंतिम समय में ना गाय है ना बछड़ा, इन पैसों को गोदान मान लो। देखिए सारे मिलते जुलते कथन, लेकिन आप यदि गंभीर विद्यार्थी हैं, ठीक है, आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम समर्पित हैं, तो आप तुरंत पढ़ेंगे। ये बहुत चर्चित वाक्य है, पहला उत्तर सही हो जाएगा कि भगवान, महाराज, ठीक है, दाता दीन से कहती हैं क्या कि महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है यथार्थ दिखाया गया कि मतलब आदमी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वह मतलब स्वर्ग के कॉन्सेप्ट को पाने के लिए वो दान कर रहा है बछिया का, ठीक है। तो ये बातें स्पष्ट हुई। और यह कथन किसका है कभी ये पूछ ले तो धनिया का है, ठीक है। किससे कहा यह भी पूछ सकता है ना। अभी हम लोग प्रश्न पूछे ना, मैला आंचल में किसने किससे कहा, ठीक है, कि मैं अब इस गांव में प्रेम फैलाऊंगा, मैं साधना करूंगा, मैं इस आंसू भरे जमीन पर, ठीक है, प्रेम को फैलाऊंगा, ठीक है। ये सारी बात हम देखा ना कि प्रसाद ने ममता से कहा। तो ऐसे देखिए कभी पूछ सकता है कि यह कथन किसने किससे कहा। देखिए ऐसे प्रश्न बने हैं, ऐसा नहीं कि मैं इस ऐसे आपको समझा रहा हूँ, ठीक। तो ये कथन किसने कहा, धनिया ने कहा, जो नायिका है, ठीक है। धनिया ने किससे कहा, दाता दीन से कहा, माता दीन मत मारिएगा। देखिए उस विकल्प में माता दीन देंगे, प्रश्न होगा कठिन, दाता दीन हो तभी हमें मारना है। अब देखिए हम व्याख्या को पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से कहा, महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। अब देखिए वही प्रश्न हम कह रहे हैं ना, किसने किससे कहा, अब आ गया वही प्रश्न, ठीक। अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न बड़ा आसान है। कह रहे हैं क्या, निम्न संवाद किसने किससे कहा। हम्म हमसे पूछ रहे हैं कि ये संवाद है, बता दीजिए किसने किससे कहा, ठीक। देखिए कह रहा है कि मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूं
जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। वाह वाह। ठीक है, मतलब छोटी छोटी लगन मगर मोटी बातें। ठीक है, मतलब देखिए कथन किसका है। देखिए कहानी की पहले भूमिका में बताता हूँ। ये होता ये है गोदान उपन्यास में कि गोबर अपने पिता के डर से, गांव के समाज के डर से, ठीक है, जुनिया को अपने घर में रखकर चला जाता है। ठीक है, शहर की ओर कमाने की ओर। तो फिर जब लौट कर आता है, तो ये बात गोबर अपनी पत्नी झुनिया से कहता है। देखिए धनिया पत्नी है होरी की। धनिया पत्नी किसकी है? होरी की है। लेकिन झुनिया गोबर, इनका दूसरा नाम गोवर्धन कभी पूछ सकता है। रूपा सोना, रूपा और सोना किसकी बहन है? गोबर की बहन है। किसकी बेटी है? होरी की बेटी है, धनिया की बेटी है। ठीक, तो हमारा प्रश्न सही हो गया। क्या यह मेहता ने मालती से कहा? मेहता मालती का संवाद देखिए, थोड़ा सा आपको लग जाएगा पढ़े लिखे हैं। ठीक, खन्ना मालती ने, ठीक है, गोबर ने झुनिया से, सही है, होरी ने तो होरी धनिया से। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा मित्रों? हमारा सही उत्तर होगा गोबर ने झुनिया से कहा। अब देखिए हम व्याख्या पढ़ते हैं, शानदार एकदम। कह रहे हैं क्या, बहुत कुछ कह नहीं रहे, लेकिन जो कह रहे हैं बड़ा सटीक कह रहे हैं। क्या? कि गोबर ने झुनिया से कहा, मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो। मतलब बड़ा ईमानदार था, लल था लड़का। ठीक, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर। क्यों भागा? लाज के मारे, डर के मारे कि समाज क्या कहेगा, मेरे माता पिता मुझे बहुत डांटेंगे। ठीक, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। लेकिन जो तुम्हारी याद है वो एक क्षण से मेरे मन से उतरती नहीं थी। मतलब मैं दिन रात तुम्ही सोचता था। अतिशयोक्ति बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब अगला। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है? मतलब एक पुस्तक है, ठीक है, वो उपन्यास ही होगा। ठीक है, और उसका आंसर कह रहे हैं, व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वो हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। वाह प्रेमचंद जी वाह। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्यवहार में भाई का अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें। ठीक, जैसे देखिए धन संपत्ति के लालच में, ठीक है, बहुत से भाई बड़े भाई को, बड़ा भाई छोटे भाई को, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि लेकिन जो भावना की पवित्रता है, ठीक है, भाई में, ठीक है, वो कभी मलिन नहीं हो सकता। ठीक, कह रहे हैं किसका कथन है, मतलब किस उपन्यास से लिया गया है। ठीक, तो देखिए ये उपन्यास से किसे लिया गया? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वो हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। उक्त कथन गोदान उपन्यास का अंश है। ठीक है, मतलब ये गोदान से है। अब देखिए हमारे सामने प्रश्न उपन्यास से ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं मित्रों। यह उपन्यास टीजीटी 21 में इससे प्रश्न आया। अभी तक देखिए, अभी तक प्रश्न बना था झारखंड पीजीटी हिंदी में और पीजीटी 16 में हिमाचल में। टीजीटी 21 में इसके विषय वस्तु से प्रश्न पूछा। ठीक है, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पूछ लिया था कि ग्लोबल गांव के देवता में लेखक ने किसे देवलोक कहा है। ठीक है, देवलोक कहा है, तो देवलोक ऐसे याद कर लीजिए आप। ठीक है, देवलोक, देवलोक और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का लास्ट में है। ठीक है, और उसमें पेरिस भी था, उसमें नई दिल्ली भी था। ठीक है, तो सबको लगेगा नई दिल्ली होगा, क्योंकि ग्लोबल लाइव के जैसा रणेंद्र यहीं के हैं। ठीक, अच्छा एक प्रश्न और, यह आदिवासियों पर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, आदिवासी पर लिखा गया उपन्यास है। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं अब इसका सही उत्तर क्या हो गया? रणेंद्र हो गया। ठीक, कह रहे हैं ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार रणेंद्र हैं। संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं मित्रों। इनसे पूछा यूपी हायर एजुकेशन 2021 में प्रश्न कि फांस किसका उपन्यास है। ठीक, फांस उपन्यास अगर आपसे पूछ ले कोई तो लगा के आइएगा कौन? संजीव। ठीक है, इनका उपन्यास क्या है? प्रत्यपंचा, ठीक है, फांस, ठीक है, किशनगढ़ की अयरी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सावधान नीचे आग है, सर्कस, ये सारे इनके उपन्यास हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ किशनगढ़ के अहेरी सर्कस, सावधान नीचे आ गए, धार, ठीक है, धार भी नहीं कहा, सूत्रधार भी नहीं कहा,
पांव तले की दूब, ठीक है, जंगल नजदीक है, ऐसे करके। चित्रा मुदगल के उपन्यास एक जमीन अपनी, एक जमीन अपनी, आवा चित्र बनाए 2000 में। गिलगडू, ये सब 2002 में था। गिलगडू किसको पता है? बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, गिलगडू, ठीक, चित्रा मुदगल का है। अब देखिए, इस पे तो हम लोग चंद अभी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। फिर से प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है, वही परंपरागत प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं, चंद्र हसीनों के खतूत के लेखक हैं, क्या बाल मुकुंद गुप्त हैं, कि भगवती चरण वर्मा है, कि पांडे बेचन शर्मा उग्र है, कि भारतीय हरिश्चंद्र है। हम लोगों ने चर्चा किया था कि थोड़ा सा जो हसीन होता है सुंदर, वो होता है बड़ा उग्र स्वभाव का। सही कह रहा हूँ? नहीं भी कह रहा हूँ तो याद कर लीजिएगा कि चंद्र खसीनों के खतूत के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है। यौन कुंठा पर लिखा गया उपन्यास है, यौन चेतना पर लिखा गया है इनका उपन्यास है। मित्रों, अब हम आते हैं इनकी व्याख्या पर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चंद्र हसीनों के खतूत के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। उग्र के अन्य उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल। चलिए ठीक है, स्पष्ट हुआ। दिल्ली का दलाल किसका है? बुधवा की बेटी। देखिए मैं इसको कैसे याद किया हूँ कि बुधवा की बेटी चॉकलेट मांगेगी। देखिए, कभी किसी की बेटी चॉकलेट मांगे तो पापा होते हैं उग्र, पापा होते हैं उग्र, ठीक है। शराबी, शराबी लोग आपको पता ही उग्र होते हैं। सरकार तुम्हारी आंखों में, ठीक है, सरकार तुम्हारी आंखों में। चॉकलेट, ठीक है। जी जी जी, फागुन के दिन चार, जूहू। हिंदी के प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक कौन है? पांडे बेचन। अब हमें स्पष्ट मिल गया कि प्रकृतिवादी उपन्यासकार थे। क्या थे? प्रकृतिवादी उपन्यासकार थे, या प्राकृतवादी भी मिलता है, ठीक। अब देखिए, परति परिकथा उपन्यास के लेखक हैं। देखिए, मैलाचल इनका बार बार पूछा जाता है, रेणु का। तो हमने ये बात पता चल गया कि रेणु के जितने उपन्यास है बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो कभी क्रम से लगाने को आ जाएंगे, कभी आ जाएगा परति परिकथा में किस गांव का वर्णन है, सारी बात हो रही है अभी, ठीक है। कह रहे हैं परति प्रकथा उपन्यास के लेखक कौन है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी है? नहीं, ये तो बचपू वाले हैं सर। क्या रेणु है? नहीं, रेणु है सर, जैनेन्द्र है, ठीक है, कि नागार्जुन। तो रेणु सही उत्तर हो जाएगा, रेणु, रेणु, ठीक है। परति प्रकथा इन्हीं का है। कब था? 1957 में था। 54 में वो था, 57 में था। हम्म, हम्म, 57 में था, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं कि परति परिकथा उपन्यास के लेखक फरीश्वरनाथ रेणु हैं। देखिए, इसमें भी पूर्णिया जिला है मित्रों, पूर्णिया जिला इसमें भी है, लेकिन परानपुर गांव का वर्णन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा में वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। बचपू वाले पुनर्नवा। नागार्जुन को उपन्यास बलसनवा में नायक बलसनमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। प्रगतिवादी है तो संघर्ष तो दिखेगा ही। अब देखिए, जैनेन्द्र का त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व। और त्यागपत्र देखिए, त्यागपत्र देखिए कब था ये जान, 1937 में था, ठीक है। इसकी एक पात्र है मृणाल, याद कर लीजिएगा, मृणाल बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। इन्हीं को केंद्र में रखा गया है, नायिका प्रधान उपन्यास है इनका, ठीक। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, क्या, कि आप आ गए हैं परीक्षा देने टीजीटी पीजीटी 2016 हिमाचल प्रदेश, बता दीजिए बंगाल के आकार पर लिखा गया उपन्यास क्या है? देखिए, क्या आनंद मठ है? देखिए, अब कंफ्यूज करने के आनंद डाले हैं, ठीक है, कि विषाद मठ है, कि सुहाग के नुपुर है, कि दुख मोचन है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया कि सर विषाद मठ है, ठीक। अब देखिए कुछ अलग तथ्यों को जानते हैं कि बंगाल के अकाल पर अगर पूछ ले रांगे राघव का रिपोर्टाज, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? तूफानों के बीच लगाएंगे, ठीक है। अगर बंगाल का काल काव्य पूछ ले तो किसको लगाएंगे? हरिवंश राय बच्चन को लगाएंगे, ठीक है। अब ये बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए आगे क्या क्या कह रहे हैं। सॉरी, तूफानों के बीच किसका है? रांगी राघव का, ये ना? हाँ, तूफानों के बीच रांगी राघव, ठीक है। अब देखिए, विषाद मठ रांगी राघव द्वारा रचित उपन्यास, बंगाल के अकाल पर आधारित है। सुहाग के नुपुर उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, ठीक है। अब देखिए, इसमें मध्यकालीन युग बधुओं और नाहर बधुओं का चित्रण है, ठीक है। दुख मोचन किसका है? हम लोग पढ़े थे, नागार्जुन का है। इसमें ग्रामीण एवं आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। आनंद मठ बंगला का उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह प्रश्न आ चुका है कहाँ पे?
यह प्रश्न आया है, बिहार में आया है, टीजीटी में आया और जीएस के सेक्शन में आया है। कहाँ पे आया है? बिहार टीजीसी टीजीटी जीएस वाले पार्ट में पूछा था कि आनंद मठ किसकी पुस्तक है, और उसमें शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर ये सारी चीजें रखे थे। ठीक है, तो हम ध्यान रख लेंगे आनंद मठ किसका है? बंकिम का है। ठीक है, बंकिम का है, बंकिम का है। ठीक, देखिए अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, हमारे सामने अगला प्रश्न यह है, बड़ा शानदार तरीके से हमसे कह रहे हैं कि धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक हैं। धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, तो क्या अमरकांत है, क्या जगदीश चंद्र है, कि मार्कंडे है, कि विवेकी राय है? मित्रों, हमें पता है कि धरती धन्ना अपना ये दलित जीवन पे आधारित है, नेट में लगा हुआ है। ठीक है, अगर नेट में लगा हुआ है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये क्या है? जगदीश चंद्र का। अब हमें याद रखना जगदीश चंद्र का है, ना कि जगदीश चंद्र माथुर का है, जगदीश चतुर्वेदी ऐसे कोई लेखक नहीं, केवल जगदीश चंद्र है, प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका ये मुट्ठी भर कांकर बहुत फेमस है। कह रहे हैं इनके अनुपन्यास हैं यादों का पहाड़, आधा पहाड़, और कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम, ठीक है, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी। अभी व्याख्या रुका हुआ है, और है व्याख्या में क्या कह रहे हैं कि टुंडा लाट। ठीक है, और अमरकांत का क्या है? अमरकांत के उपन्यास दे रहे हैं कि हाँ, सूखा पत्ता, ठीक है, आकाश पक्षी, काजे काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुंदर पांडे की पतोहू, किसका उपन्यास? इन्हीं हथियारों से, इसको नोट कर लीजिएगा, इस पे साहित्य और व्यास दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है इन्हीं हथियारों से। ठीक है, मार्कंडी के महत्वपूर्ण उपन्यास सेमल का फूल, अग्नि बीज। ठीक है, और देखिए विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है, अब देखिए इनके उपन्यास कौन से हैं? बबूल है, ठीक है, और क्या है? पुरुष पुराण है, लोक ऋण है, ठीक है, श्वेत पत्र है, समर शेष है, नमामि ग्रामम, मंगल भवन। पूछ ले मंगल भवन है किसका उपन्यास? ठीक है, हाँ, मंगल भवन उपन्यास किसका है? तो मंगल भवन उपन्यास है विवेकी राय का। अब हमारे सामने देखिए प्रश्न, शानदार प्रश्न, देखिए फिर से गोदा उससे प्रेमचंद जी से प्रश्न, और बहुत चर्चित प्रश्न कि अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? क्या रंगभूमि का पात्र है? ठीक है, क्या गबन का पात्र है, कर्मभूमि का पात्र है, कि सेवा सदन का पात्र है? तो कर्मभूमि का पात्र देखिए, अमरकांत, समरकांत, सकीना और कौन, ठीक है, ये पात्र किसके थे? सुखदा, ये सारे पात्र किसे? कर्मभूमि के थे। ठीक, अमरकांत प्रेमचंद की कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। अब देखिए उपन्यास और लेखक पात्र, देखिए सेवा सदन प्रेमचंद्र, सुमन गजाधर, देखिए सुमन बहुत फेमस है इसमें। अब देखिए हमें ध्यान रखना है गजाधर भी है, कृष्णचंद्र भी है, शांता भी है। ठीक, और देखिए कर्मभूमि के पात्र, अब पूछ लिया है यदि प्रश्न तो हमेशा के लिए हम लोग याद कर लें क्या, कि कर्मभूमि के पात्र अमरकांत है, शमरकांत है, मैना है, शुकदा है, सकीना है। गबन के कौन से पात्र हैं? जालपा है। ठीक है, स्त्री का जो आभूषण प्रेम है उसको आधार बना के रामनाथ है, रतन है, जोहरा है। ठीक, ये जालपा पात्र पूछा है कि जालपा किसके पात्र हैं। ठीक, रंगभूमि ये पूछा है, विनय पूछा है, सोफिया पूछा है, इसी टीजीटी की पीजीटी और टीजीटी में कई बार रिपीट है। ठीक है, रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। भरत सिंह, महेंद्र कुमार, यह देखिए विनय सुहागी। अब देखिए अभी हम लोग पढ़े डॉक्टर प्रशांत का कथन ना मैलांचल में, जब ममता से कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वही प्रश्न, परंपरागत प्रश्न पूछ क्या रहे हैं? पूछ ये रहे हैं कि आप आ गए केवीएस पीजीटी द्वारा 18 दिन, हमें बता दिए डॉक्टर प्रशांत फरीश्वरनाथ रेणु के किस रचना का पात्र है? क्या परति परिकथा का पात्र है? कितने चौराहे का है, कि दीर्घ तपा का है, कि मैलांचल का है? तो किसके पात्र हैं ये? मैलांचल के पात्र होंगे। ठीक है, स्पष्ट है कि हाँ डॉक्टर प्रशांत मैलांचल के पात्र हैं। इनके अन्य कौन से और पात्र हैं? देखिए बावन दास हैं, कमली हैं, विश्वनाथ मलिक हैं, राम खिलावन है, कालीचरण है। ठीक, ठीक है, कालिदास, बामन, राम खिलावन, शिव शंकर,
ठीक है, कौन सा, अब देखिए हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, कौन सा हमेशा सुपारी चबाता था? भगवान भगत। जथा नाम तथा गुण नहीं, नाम के विपरीत गुण, वही ना कि नाम नयन सुख, वो वाला जो मुहावरा प्रचलित है, लोकोक्ति प्रचलित है। अब देखिए ये बात स्पष्ट हुई। अब देखिए मित्रों, हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है? कि चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या कह रहे हैं कि श्रृंगार रस, रस की शांत रस, की इतिहास रस, की अद्भुत रस। ठीक है, हमसे प्रश्न कहाँ पूछा है यह भी ध्यान दें, केवीएस पीजीटी में पूछा। हालांकि जो इन्होंने उत्तर माना कि इतिहास रस, तो इस टाइप का कोई रस आप सुने हैं क्या? नहीं सुने होंगे। ठीक है, अगर सुने हैं तो भाई अच्छी बात है, सुन लिए कहीं से आप। ठीक, अब देखिए, अब हमसे पूछ क्या रहे हैं कि कौन सा रस है, तो ये आयोग ने माना इतिहास रस, तो प्रश्न अगर वो रिपीट कर रहे हैं तो हम लोग इतिहास रस याद कर लिया जाए। ठीक है, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमसे कह दे रहे हैं कि इस उपन्यास में उत्तर बोर्ड ने क्या इतिहास रस माना है। ठीक, ज्ञातव्य हो कि इस तरह का कोई रस नहीं होता। ठीक है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनके कुछ चर्चित उपन्यास हैं। वैशाली की नगर बधू बहुत फेमस है। ठीक है, वैशाली की नगर बधू कई बार परीक्षा में, वयम रक्षा में बहुत फेमस है। सोमनाथ, ठीक, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा। ठीक है, ये सब चतुर व्यक्ति में ही होता है। रक्त की प्यास होगी चतुर में, हृदय की प्यास होगी, ठीक है, अमर अभिलाषा होगी। अब देखिए नर में अपराजिता नामक उपन्यास, ठीक है, जिसे कभी हराया जा सके, धर्मपुत्र। ठीक, अब देखिए हमारे सामने पहला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न बना कहाँ से है? ये सीधे प्रश्न बना है रामचंद्र तिवारी से। रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में, ठीक है, उन्होंने उल्लेख किया है इस बात का। किस बात का? कह रहा है कि हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, कि प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने किया था, कि बालकृष्ण भट्ट ने किया था? ठीक है, हम लोग गंभीर विद्यार्थी तुरंत जानेंगे कि देखिए इसका सही उत्तर होगा क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अतः उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं मित्रों, गोपाल राय क्या लिखते हैं? और यही कथन रामचंद्र तिवारी ने दिया कि हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1875 में जिसे बंगला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है, गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नाविल। अब ये बात ये भी पूछा है कि उर्दू में क्या कहा गया, मराठी में कादम्बरी, गुजराती में नवल कथा। ठीक है, अतः विकल्प क्या है? अन्य विकल्प असंगत है। तो सही क्या हो गया? देखिए हिंदी में नावल अर्थ में उपन्यास पद का अगर प्रयोग हमसे पूछ लें, तो हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र लगाएंगे। हमेशा के लिए इस प्रश्न को याद कर लीजिए। और ठीक है, अगर आपसे यह पूछे कि चलिए ये बताइए हमें आप कि उर्दू, ठीक है, नावल को उर्दू में क्या कहते हैं, या उपन्यास को उर्दू में क्या कहते हैं? तो हम लोग तुरंत बताएंगे सर, नावल को उर्दू में नावल कहते हैं, या उपन्यास को उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं? नवल कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नवल कथा कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए एक प्रश्न और आता है कि इन्होंने जो उपन्यास पद का प्रयोग किसमें किया, तो ठीक है, किस पत्रिका में किया? तो इनकी एक हरिश्चंद्र पत्रिका थी, आपको पता है। ठीक है, हरिश्चंद्र पत्रिका, उसमें इन्होंने ये बताया, ठीक है, हरिश्चंद्र पत्रिका में, कि इन्होंने अपनी एक अपूर्ण रचना थी मालती, उसके लिए, मालती जो अपूर्ण रचना थी उसके लिए इन्होंने उपन्यास पद का प्रयोग किया। ठीक है, और भारतेंदु का जो सर्वप्रथम उपन्यास है पूर्ण प्रकाश एवं चंद्र प्रभा, ठीक है, वो सामाजिक उपन्यास था इनका। ठीक है, अगर पूछ ले कभी पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा उपन्यास किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लगा के आइएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, पूछ रहे हैं कि सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा, अब देखिए ये मेरठ के थे सर्व सुखलाल बनिया, की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? देखिए नेट में लगा हुआ पाठ्यक्रम, और ऐसे पूछा है कि मेरठ के एक बनिया सरसुख नामक अग्रवाल बनिया की कहानी किसमें है? ठीक है, अब देखिए
है तो इसके नाम में लिखा है देवरानी जेठानी की कहानी, लेकिन ये क्या है, ये उपन्यास है। कभी इसकी विधा भी पूछ सकता है। वामा शिक्षक किसका है, ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय का है। 1772 में था ये। भाग्यवती कब है, तो सर भाग्यवती हमारा 1977 में है। ठीक है, कब है 1977 में, ये कब है, तो 1970 में है। ठीक है, वामा शिक्षक कब है, सॉरी 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 1877, ठीक है, 1870, ठीक है। अब देखिए निस्सहाय हिंदू, पहली बात तो किसका है, राधा कृष्णदास का है। ठीक है, गोवध समस्या को लेकर लिखा गया ये। अब देखिए ये कब था, यह भी तो महत्वपूर्ण है कि 1890 में था। किसने लिखा, तो राधा कृष्णदास ने लिखा। ठीक, ये 1872। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे अपने, इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है, क्या देवरानी जेठानी कहानी में, जी सर देवरानी जेठानी की कहानी में ही है। ठीक है, अब हमारा सही उत्तर क्या है, देवरानी जेठानी की कहानी। अब देखिए इसको प्रथम उपन्यास किसने माना, ठीक है, गोपाल राय ने माना। ठीक है, ये किसका है, पंडित गौरी दत्त का है। गोपाल राय ने इसको प्रथम उपन्यास, देखिए गौरी दत्त, ग से गौरी, ठीक है, और गो से गोपाल, ऐसे ग ग याद कर सकते हैं आपकी। प्रथम किससे माना, कब था, 70 में था। ठीक है, सरसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में लिखित है। वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय का उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धा राम फुल्लौरी तथा निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। कब था, 1890 में था, निस्सहाय हिंदू। हमारे सामने अगला प्रश्न, एकदम बढ़िया प्रश्न। क्या प्रश्न कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित, ठीक है, कौन से उपन्यास नहीं है। ठीक है, कौन से उपन्यास नहीं है। देखिए पहली बात कह रहे हैं कि परिशिष्ट है, कि चक्रव्यूह है, कि वे दिन है, कि सफर के साथी हैं। मित्रों देखिए सबसे पहली बात आप ये जानिए कि मुझे जो इसमें आ रहा है, हमें आ रहा है कि वे दिन तो है, निर्मल वर्मा का जो वे दिन है वो विदेशी मतलब विशेषी विदेशी परिवेश पे आधारित है। तो हम देखिए सी विकल्प किसमें किसमें है, तो सी इसमें है और इसमें है। ठीक है, दो विकल्प, बाकी सब हुए गलत। अब दो में हमारी लड़ाई है, क्या परिशिष्ट वे दिन है या चक्रव्यूह वे दिन है। तो इसका सही उत्तर क्या है, चक्रव्यूह और वे दिन में विदेशी परिवेश पर लिखा गया है। अब व्याख्या देखिए, बहुत शानदार ढंग से व्याख्या दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि परिशिष्ट चक्रव्यूह, क्या परिशिष्ट और चक्रव्यूह विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है। ओहो, देखिए हम लोग प्रश्न पढ़ने में नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, तो विदेशी, अब देखिए गलती हो जा रही थी, विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है, कौन कौन से, वे दिन नहीं आधारित है और चक्रव्यूह नहीं आधारित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, सी हो गया कि परिशिष्ट और चक्रव्यूह विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है। ठीक है, क्षमा चाहता हूं आपसे। परिशिष्ट गिरिराज किशोर का उपन्यास है, इसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। ठीक है, हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है तकनीकी शिक्षा संस्थानों का। परिशिष्ट, परिशिष्ट गिरिराज, ठीक है, परिशिष्ट गिरिराज का है। चक्रव्यूह किसका है, श्रवण राम गोस्वामी द्वारा। ठीक है, श्रवण कुमार गोस्वामी का रचित उपन्यास है जिसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन है। वेदी निर्मल वर्मा का है तथा सफर के साथी सुनीता जैन का है उपन्यास जो विदेशी परिवेश पर आधारित है। हम्म अब देखिए, अब देखिए इसमें ये जो प्रश्न का विकल्प दे रहा है ना, मुझे उत्तर गलत लग रहा है। क्योंकि देखिए कैसे, देखिए मैं एक इसके पहले प्रश्न आया था तो वहां पे विदेशी परिवेश पर वेदिन आधारित था। हम्म और इसका सही उत्तर होगा ना डी। हम्म इसका जो सही उत्तर होगा सी और डी, और इसमें किसी विकल्प में मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, वे दिन होगा और सफर के साथ ही। हम्म अच्छा नहीं पूछे हैं ना, तो नहीं पूछे हैं मतलब निगेटिव खोज रहे हैं। देखिए निगेटिव पूछ रहे हैं। ठीक, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा आपका, ये निकल जाएगा कौन, माने नहीं है, माने नहीं है मतलब विदेशी का वर्णन है। तो सफर के साथी में और वेदिन में है, और परिशिष्ट और चक्रव्यूह में नहीं है। ठीक, देखिए इस प्रश्न को आप दो बार आराम से देख के सही कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैं प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं कि
देखिए कह रहे हैं कि विदेशी निम्नलिखित में विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं, मतलब दो ऐसे होंगे जो होंगे। तो वेदिन और सफर के साथी, वेदिन किसका है, निर्मल वर्मा का है, सफर के साथी सुनीता जैन, ये दोनों है, तो दो नहीं कौन से हैं, ए और बी नहीं है, ठीक है, ए और बी नहीं है, कौन सा हो गया ए और बी, तो परिशिष्ट और चक्रव्यूह नहीं है, ठीक है। अब देखिए परिशिष्ट किसका है, परिशिष्ट गिरिराज किशोर, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह श्रवण कुमार का है, तो थोड़ा अचर्चित है लेकिन नेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न, नेट में भी लगा हुआ है, कह रहे हैं कि तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है, क्या महाभोज है, कि अंधेरे बंद कमरे हैं, कि शिखर एक जीवनी है, या आपका बंटी। मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका बंटी 1971 में, यही तो है। हाँ किस पे आधारित है यह, माता पिता की संतान, देखिए बंटी इनका क्या होता है, बंटी इनका लड़का होता है। अब क्या होता है इसमें, ये 1971 में आता है। देखिए तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है, ठीक है। इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं, महाभोज, राजनैतिक, एक इंच मुस्कान क्या है, इन्हीं का है, लेकिन दो लोगों के साथ लिखा गया सहलेखन के साथ। कौन कौन थे, एक इंच मुस्कान उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी से मिलकर पूर्ण किया, स्पष्ट है सर। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न, क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक नहीं है, ठीक है। एक ऐसा उपन्यास है जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक नहीं है, ठीक। क्या, बाणभट्ट की आत्मकथा टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुनर्नवा, वैशाली की नगर बधू, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दिए गए उपन्यासों में टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है, नहीं है, यह संस्कृत उपन्यास नहीं है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है, किसका है, भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, साम्यवाद और क्या, देखिए तीन चीजें, गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण। अब कभी पूछ सकता है ना कि देखिए गांधीवाद, और साम्यवाद, आतंकवाद, क्या क्या इनमें से किसका वर्णन नहीं था, ऐसे प्रश्न बन सकता है। अन्य उपन्यास ऐतिहासिक हैं, देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा किसका है, ठीक है, तो 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पुनर्नवा भी इन्हीं का है, 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बचपू वाली ट्रिक याद कर लीजिएगा, बचपू, ठीक। इसमें क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा, ब से बाणभट्ट, च से चाचल्य, पू से पुनर्नवा, अ से अनामदास का पोथा, ठीक है। वैशाली की नगर बधू किसका है मित्रों, तो वैशाली की नगर बधू किसका है सर, चतुर्सेन शास्त्री का है। कब था, 1949 में था, ठीक है, बहुत चर्चित है, मतलब बहुत ही चर्चित है, ठीक। अब देखिए भगवती चरण वर्मा की अगर बात करें, जैसे देखिए ऐसे भी आप सही कर सकते हैं, ये व्यक्तिवादी उपन्यासों में आते थे, कौन, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग इसमें डिफरेंट कर सकते थे। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है कि देखिए प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, ठीक। क्या परीक्षा गुरु, ठीक है, गोदान, शिखर एक जीवनी, तमस, ठीक है। अब इसको क्या कह रहे हैं, क्रम से आप लगा दीजिए, और देखिए परीक्षा गुरु देखिए कब था, 1882 में था सर, किसने माना प्रथम, आचार्य शुक्ल ने माना, ठीक। अब देखिए गोदान कब था, 1936 में था, चलिए ठीक है। शिखर एक जीवनी में दो भाग है, एक उत्थान है और संघर्ष है, तो एक 40 और 44 है, तो 40 हम लोग मान के चलते हैं, ठीक, ठीक है, 36 40, ठीक। तमस कब था, 73 में था, देखिए हम लोग का सही हो गया ना प्रश्न, पहला ही विकल्प सही हो, उत्तर मिल गया हमें, ठीक। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं व्याख्या को अच्छे से, व्याख्या में क्या कह रहे हैं, देखिए वही बातें जो हम लोग चर्चा कर दी, वही बातें कह रहे हैं कि परीक्षा गुरु 1882 में श्रीनिवास दास का शुक्ल ने प्रथम उपन्यास माना, ठीक है, और अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास, ठीक है। गोदान 1936 ईस्वी में प्रेमचंद का है, ठीक है सर। शेखर एक जूनी 1940 वाली अगेय जी का है। तमस 1973 भीष्म साहनी का उपन्यास है, ठीक। अब देखिए, अब देखिए आ गया उसी तमस से प्रश्न, ठीक है, नेट में आया। देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किन विषयों पर केंद्रित है, क्या विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है, या सामाजिक विषमता पर केंद्रित है, स्त्री विमर्श पर केंद्रित है, कि सांप्रदायिक विद्वेष। देखिए विभाजन की त्रासदी पर तो था, ठीक है, स्पष्ट कि विभाजन की त्रासदी पर था, ठीक है।
और देखिए जब विभाजन होगा तो उसमें सांप्रदायिक विद्वेष होगा। विभाजन क्योंकि हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था हमारे देश में, तो ठीक है। तो एक बात स्पष्ट हो गई, जब विभाजन होगा तो सांप्रदायिक विद्वेष फैलेगा। तो ए और डी सही हो रहा है, ठीक है। तो पहला विकल्प हमारा सही हो गया। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं अच्छे ढंग से। क्या रहे हैं कि विभाजन, देखिए भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक विभाजन की त्रासदी व सांप्रदायिक विभीषिका जैसे मुख्य विषयों पर केंद्रित थी। मित्रों, विश्व साहनी के अन्य उपन्यास कौन से हैं? झरोखे, कड़ियां, बसंती, मैयादास की माड़ी, ठीक है। ये जो है पूछा था टीजीटी 21 में, और एक विकल्प ने बनाया था कि विश्व साहनी का उपन्यास मैयादास माड़ी है, ठीक है। और 4 विकल्प थे, उसमें एक असंगत चुनना था, ठीक। कुंतो, नीलू नीलमा, नीलूफर, यह भी विकल्प में था कि कौन सा उपन्यास है जो पुरुष और स्त्री के प्रेम से संबंध है। ऐसे टीजीटी के इसमें प्रश्न पूछा। अब देखिए प्रश्न हमारे सामने यूजीसी ने 2019 का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, क्या कह रहे हैं, एकदम मन लगा के हम लोग देखेंगे, ठीक है। एकदम ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। देखिए अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया? ठीक है। हमसे पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि अफ्रीका में रंग भेद और क्या उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में हुआ, हमें ये बताइए। क्या पहला गिरमिटिया में हुआ है, कि जुगलबंदी में हुआ है, कि परिशिष्ट में हुआ है, कि तीसरी सत्ता में हुआ है? ठीक है। अब देखिए परिशिष्ट भी गिरिराज किशोर का है, इसलिए उनको दे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जुगलबंदी भी, मतलब उन्हीं के सारे उपन्यास दे दे रहे हैं। अब देखिए गिरिराज किशोर का जो पहला राज है, ठीक है, सॉरी पहला गिरमिटिया था मित्रों, ठीक है। गिरमिटिया में था, देखिए इसी में लिखा हुआ है इनका नाम। अगर कभी पूछे गिरमिटिया किसका उपन्यास पहला, देखिए गिर और गिरिराज किशोर, इसी में नाम लिखा हुआ। इसी में देखिए ये महात्मा गांधी को केंद्र में बना के लिखा गया मित्रों, ठीक है। ये महात्मा गांधी जो है अफ्रीका में रंगभेद चल रहा था, और भारतीय मूल के प्रति घृणा थी, तो उसका चित्रण इस उपन्यास में किया। देखिए और एक चीज आता है पहला राजा, इसी में इसका भी लिखा हुआ है। इसका देखिए पहला राजा कौन था, मतलब प्रधानमंत्री से समझिए, और जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू थे पे लिखा गया। और दूसरी बात ये किसका है, जगदीश चंद्र का है, जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है। यह भी ध्यान रखना है। अब देखिए अब इसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसको बड़ी गंभीरता से हम लोग देखेंगे। व्याख्या में कह रहे हैं क्या, कि अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और मूल भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण पहला गिरमिटिया उपन्यास में किया गया है। किसमें किया गया है? पहला गिरमिटिया में। स्पष्ट है सर। यह उपन्यास महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र पर था। गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं जुगलबंदी, इन्हीं का है मित्रों, अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है, ठीक है। मतलब अंग्रेजी सत्ता का अंत और जो कांग्रेस है वो उदय हो रहा है, ठीक। परिशिष्ट में क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा हरिजन विरोधी वातावरण और तकनीक शिक्षा संस्थानों। अब देखिए इसी में इनका नाम लिखा हुआ गिरिराज है, गिरी, और री से, और देखिए परी, गिरी, ऐसे देखिए बार बार पढ़ेंगे चीजें याद होंगी। तीसरी सत्ता उपन्यास किसका है? आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का, मतलब कि जो आधुनिक नारी है उनका जो दाम्पत्य संबंध होता है उसमें जो जटिलता होती है उसका वर्णन तीसरी सत्ता में। तो लेकिन देखिए पहले गिरमिटिया में क्या है, तो अफ्रीका का वर्णन है, ठीक है। पहला राजा किसका उपन्यास, राजा जा जाइए लास्ट वाला पकड़िए और उसे लिखिए, जगदीश चंद्र का है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्हीं को राजा के संदर्भ में उनका वर्णन किया गया है। अब देखिए ये हमारा हुआ सारा प्रश्न। मित्रों आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे की क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे और वो भी वीडियो थोड़ी लंबी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी और चलनी ही चाहिए। जय गुरुदेव, धन्यवाद।